ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये आपका एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS। दिस इज योर ग्लास स्लैब। इसमें देखेंगे ये आपका नॉर्मल, ये आ रही है लाइट रे AB, ये भी आपकी लाइट रे आ रही है यहाँ से। इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट होगी, ये आपका एयर मीडियम है और ये आपका ग्लास, ठीक है। ओके, क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी ऐसे। ये हो गया R1, ये हो गया R1 यहाँ पे, ये हो गया C यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, तो ये हो गया C यहाँ पे। ये अगेन यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, अगेन यहाँ नॉर्मल हो गया। इसको बोल देंगे I2, ये भी एक इंसिडेंट रे है ना इस मीडियम के लिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे कैसे जा रही थी लाइट रे? एयर से ग्लास में जा रही थी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और यहाँ कैसे जा रही है? ये ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये हो गया आपका R2, ठीक है। अब इस लाइट रे को जाना ऐसे था, और ये चली ऐसे गई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो, इसको बोलेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एयर है। दोबारा समझाती हूँ, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS, ये हो गया नॉर्मल, ये AB इज योर इंसिडेंट रे, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट I1। अब ये एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी BC के अलोंग, ठीक है। ये हो गया पूरा BC यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ दोबारा सेकंड फेज पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल, यहाँ इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, I2 बोलेंगे। ये हो गया R1, ये हो गया R2, यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये आपका एयर मीडियम है, ये ग्लास है, और यहाँ पे फिर अगेन एयर मीडियम है, ठीक है। तो एयर से ग्लास में जा रही है, फिर ग्लास से यहाँ पे एयर में जा रही है दोबारा, ठीक है। अंडरस्टूड। अब ये लाइट रे को जाना ऐसे था, ये चली ऐसे गई, मतलब जाना स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ABC, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ओके। अंडरस्टूड टिल हियर। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे PQ फेस के लिए, यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस PQ। क्या होगा? साइन I1 बाय में साइन R1, क्या होगा? किसमें जा रही है? ग्लास, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अगेन स्नेल्स लॉ यूज करेंगे PQ फेस पे, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का? साइन I बाय में साइन R होता है, तो साइन I1 बाय में साइन R1, ठीक है। क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ग्लास एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस SR। अब SR पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए देखेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन I2 बाई में साइन R2, क्या कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे साइन I1 बाई में साइन R1 इंटू में साइन I2 बाई में साइन R2 इज इक्वल टू में 1, ठीक है। ओके, 1 कैसे भाई, 1 कैसे होगा, ये देखो ये वाली साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी, अब ये वाली साइड करेंगे मल्टीप्लाई, लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब ये लिखना चाहिए इनटू में इसके साथ, लेकिन इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इस फॉर्म में लिख देंगे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल 1 आंसर आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। ओके, अब हमें पता है कि PQ पैरेलल है SR के, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो PQ पैरेलल होगा SR के, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, तो ये PQ SR के पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर हम I2 एंगल को R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। I2 एंगल को यहाँ R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, Z बन रहा है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड टिल हियर। अब देखो हमने बोला है I2 को हम R1 पुट करेंगे, करें इस इक्वेशन में, साइन I1 बाय में साइन R1 इंटू में, यहाँ था साइन I2, हमने क्या लिखना है अब R1, साइन R1 बाय में साइन R2, ठीक है। इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू में 1, इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या आया, यहाँ पे साइन I1 बच गया इज इक्वल टू में साइन R2 बच गया। अब साइन I1 इज इक्वल टू में साइन R2, या फिर आप इसको कह सकते हो क्या बच गया, I1 इज इक्वल टू R2, ठीक है, समझ में आया। अब हमने जो शिफ्ट बताया है आपको, शिफ्ट, तो इस शिफ्ट को, दिस शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन emerging from a refracting medium with parallel faces is called lateral displacement। शिफ्ट हुआ यहाँ पे, यहाँ जाना चाहिए था, ऐसे चला गया, ये जो शिफ्ट हो गया इसको क्या बोला था हमने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो ये होता क्या है कि जो शिफ्ट है लाइट के पाथ में, जब वो एमर्ज कर रही है रिफ्रैक्टिंग मीडियम से, जब पैरेलल फेसेस हैं, ठीक है, तो इमर्ज कर रही है वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम में, ठीक है। तो पाथ जो है लाइट का क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। अब लेटरल शिफ्ट क्या होता है, यहाँ हमने बोला शिफ्ट हुआ, तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट and emergent ray when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel
होता है? वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया कि ये यहाँ जाना चाहिए था और यहाँ चला गया, तो ये आपकी लेटरल शिफ्ट हो गई यहाँ पे। लेकिन ये डिस्टेंस, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेटरल शिफ्ट है आपका। लेटरल शिफ्ट क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द इंसिडेंट रे और ये होगी आपकी एमर्जेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये होगी एमर्जेंट रे, क्योंकि हमने I1 लिखा था यहाँ पे, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है इस फेज के लिए, SR फेज के लिए। क्या है? इंसिडेंट रे और ये होगी एमर्जेंट रे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे बोलेंगे, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रे के बीच में जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जब लाइट जो है इंसिडेंट है, लाइट क्या हो रही है यहाँ पे? इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ऑन अ रिफ्लेक्टिंग स्लैब के ऊपर, जो कि पैरेलल फेस है, पैरेलल फेसेस के साथ। अंडरस्टैंड? अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये PQRS क्या आपका रिफ्रैक्शन का ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसकी थिकनेस हम T मान लेंगे। ये T हमने यहाँ पे थिकनेस मान ली ग्लास स्लैब की, ठीक है, ओके। अब ये ग्लास स्लैब है, तो ये इसका हो गया यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ये हो गए यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये पॉइंट A, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट B, ठीक है। हाँ जी, ये एयर से जारी है ग्लास में, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगेन अब ग्लास से अगेन जा रही है वो एयर में, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे C और ये पॉइंट मान लिया D, अंडरस्टैंड? हाँ जी, तो ये नॉर्मल जो आपको पता है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, इसको बोल दिया हमने F बोल दिया। अब इस लाइट रे को जाना ऐसे था, ये चली ऐसे गई, ये बेंड ऐसे हो गई, इसको जाना ऐसे था, सीधा निकल जाना था इसको, ये आपकी बिल्कुल सीधी हो गई, ओके। हाँ जी, ये एंगल I, तो ये भी हम कह सकते हैं एंगल I, ये एंगल I कह सकते हैं। और ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल I, ये एंगल R, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा I माइनस R, ठीक है, अंडरस्टूड? ये एंगल I, तो ये कंप्लीट एंगल आपका क्या हो जाएगा? एंगल I, है ना? तो ये एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस R, ठीक है, क्या हो जाएगा? I माइनस, ठीक है। हाँ जी, ये डिस्टेंस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एमर्जेंट रे से जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपकी, इसको हम मान लेंगे x, ये आपका x, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? दोबारा देखो, ये आपकी नॉर्मल थी जो कि परपेंडिकुलर है एट F, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको जाना ऐसे था, ये चली ऐसे गई, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये कंप्लीट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये कंप्लीट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R, ये क्या हो जाएगा? I माइनस, ठीक है। एयर से ग्लास में जा रही है, यहाँ से ग्लास से फिर एयर में जा रही है। हाँ जी, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा? आपको परपेंडिकुलर होगा, क्या बोलेंगे इसको? X, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एमर्जेंट रे, राइट, ओके। हाँ जी, अब
राइट एंगल ट्रायंगल BEC। हमने ट्रायंगल लिया BEC, कौन सा है BEC, हमने ये ट्रायंगल ले लिया BEC। इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल हमारे पास है साइन I माइनस आर, एंगल है I माइनस आर, ये एंगल है I माइनस आर है, ठीक है। और साइन लेंगे, क्या होता है P/H होता है ना। तो परपेंडिकुलर आपका x और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी BC, ठीक है। तो x/BC ये आ गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x को एक साइड रख दो, बाकियों को ले जाओ दूसरी साइड, BC साइन I माइनस आर। ओके, आया समझ में यहाँ तक। अब हम ट्रायंगल लेंगे BFC, कौन सी BFC, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। अब पहले ली थी ये वाली, अब लेंगे ये वाली, ठीक है। इसमें देखो, इसमें लगाएंगे कोस R, ये एंगल R है तो कोस R क्या होता है, कोस R क्या होता है B/H, तो क्या है बेस आपका BF, योर बेस है B/F और हाइपोटेन्यूज BC, दिस इज BC, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं BC इक्वल टू BF/cos R। हाँ जी, अब BF ये और ये मतलब ये स्लैब की थिकनेस के बराबर है ना, इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं T/cos R, T/cos R लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड टिल हियर, समझ में आया ना यहाँ तक। अब इन ट्रायंगल BEC हमारे पास आया x इज इक्वल टू BC साइन I माइनस, ये आया था यहाँ पे, यही आया ट्रायंगल BEC में, ठीक। अब ये x की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी ये BC की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। अभी ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर दे पुट T/cos R साइन I माइनस R, कर दिया पुट हमने। अब साइन I माइनस R, इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू T/cos R, इसको लिख सकते हो साइन I cos R माइनस cos I साइन R, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos R से इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे, cos R से इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ कर दो डिवाइड, कर दें डिवाइड, हाँ जी। x इज इक्वल टू T/cos R, हाँ जी, cos R से हमने डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos R से cos R कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या रह जाएगा यहाँ पे फिर, सॉरी यहाँ पे भी cos R है, इससे डिवाइड करेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल देंगे cos R को। यहाँ cos R से cos R कैंसिल, अंदर रह जाएगा sin I। अब यहाँ cos R नहीं है तो यहाँ हम cos R से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो क्या करेंगे हम, ये टर्म आ गई हमारी यहाँ तक, ठीक है। अब करेंगे cos R से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी टर्म, मल्टीप्लाई करोगे दो cos R हो जाएंगे, एक cos R आ जाएगा बाहर, cos R से cos R कैंसिल, अंदर रह जाएगा sin I, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ cos R नहीं है, यहाँ cos R नहीं है, तो यहाँ पे हम cos R से इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे, क्या दें, cos I sin R बाय में cos R, ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में। अब लगाएंगे हम स्नेल्स लॉ, लो लगाएंगे स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ है ये आपका, सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है ये। हाँ जी, अगर आपने वीडियो नंबर 2 नहीं देखी है, स्नेल्स लॉ नहीं पता है, तो सबसे पहले जाके वीडियो
वीडियो देखो, वीडियो नंबर 2, जो कि आपकी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वीडियो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, और मैं एक बार वीडियो का जो पेज है वो मेंशन कर दूंगी। अब देखो क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय में साइन आर। यही होता है फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय में न्यू। ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये उधर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब हमें पता है कि कोस आर क्या होता है, कोस आर होता है 1 माइनस साइन आर, साइन स्क्वायर आर। ये होता है कोस आर का फॉर्मूला। मैथ में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, बायो वाले बच्चों को नहीं पता होगा तो ये फॉर्मूला याद कर लो, मैथ वालों को पता होगा, राइट। तो कोस आर का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ओवर रूट। अब कोस आर, साइन आर की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे, ये इसके अंदर पुट कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन आर की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर। अब x इज इक्वल टू t। अब हमने यहाँ देखा कि हमारे पास कोस आर की वैल्यू आ गई। कोस आर की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, हम इसमें पुट कर सकते हैं कोस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। चलो, x इज इक्वल टू t साइन आई माइनस कोस आई साइन आई बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय में 1 माइनस साइन स्क्वायर आर बाय में क्या किया भाई, क्या किया देखो, कोस आर की वैल्यू ये तो पुट कर दी हमने। ये क्या किया यहाँ पे तो साइन आर था आपका, साइन आर की वैल्यू भी निकाली थी हमने, यहाँ साइन आर की भी वैल्यू निकाली थी, यहाँ साइन आर की वैल्यू निकाली थी। ये हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, साइन आर की जगह यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने साइन आर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ हमने कॉस आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये रही आपकी साइन आर की वैल्यू, ये रही आपकी कॉस आर की वैल्यू। हमने दोनों कहाँ पुट कर दी, इस वाले में पुट कर दी, इसकी जगह साइन आर की, इसकी जगह कॉस आर की। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2t, x इज इक्वल टू t साइन आई माइनस कोस आई साइन आई। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, यहाँ हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे अंडरस्टूड, समझ में आया ना यहाँ पे। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर आके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच जाएगा, एक ही स्क्वायर हट जाएगा, साइन आई माइनस कोस आई साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का। क्या किया हमने, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर था, ब्रैकेट से बाहर निकाला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैंसिल, इसको बाहर निकाल देंगे, t साइन आई 1 माइनस कोस आई साइन आई बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की वैल्यू अब देखो, अगर i को हम 90 पुट कर दें तो साइन i क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 पुट हो जाएगा i की जगह, जो कि क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कोस i है जो कोस
आई की जगह यहाँ पे 90 पुट कर दिया तो क्या होता है, ये 0 होता है। अब x इज इक्वल टू टी साइन आई है आपके पास, है ना, टी साइन आई है ना, ये इसकी जगह हम टी साइन 90 पुट कर देंगे और हमें पता है साइन 90 1 होता है, तो इसको t इंटू 1 हो जाएगा जो कि आएगा आपका t। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे t। अंडरस्टूड ना टिल हियर? यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो रहा है। मैं एक बार फिर से सारा रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ट्रायंगल ली BEC, ये वाली ट्रायंगल ली सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर साइन i माइनस आर, एंगल i माइनस आर था, साइन लिया x बाई BC, x की वैल्यू आ गई ये। अब ट्रायंगल ली ये वाली, कोस आर, BC की वैल्यू आ गई ये, BF हमें पता था t है, और बाय में कोस आर, BC की वैल्यू आ गई t बाई कोस आर। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। हाँ जी, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। BC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हमने देखी, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ हमने BC की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पुट कर दी हमने। अब क्या करा हमने, इसको ओपन कर दिया, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, क्या आया, साइन आई कोस आर माइनस कोस आई साइन आर आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस आर को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से। ठीक है, यहाँ हमने कोस आर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कोस आर स्क्वायर हो गया था, बाहर निकाल देंगे कोस आर से कोस आर कैंसिल, यहाँ बच गया साइन आई। और यहाँ हमारे पास कोस आर नहीं था तो क्या किया, कोस आर से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दिया, कोस आर से डिवाइड कर दिया। हमने लगाया स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ हमारा रिफ्रैक्शन का, स्नेल्स लॉ हमने लगाया। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू आपकी साइन आर की। अब हमें पता है कोस आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, अब साइन आर की जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ये आ गई आपकी कोस आर की वैल्यू, ये आ गई साइन आर की वैल्यू, ये आ गई कोस आर की वैल्यू। इसमें पुट कर देंगे, साइन आर की जगह ये वैल्यू, कोस आर की जगह ये वैल्यू। ठीक है, चलो पुट कर दी यहाँ पे हमने सारी वैल्यू। ठीक है, अब क्या किया हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हमारा यहाँ पे, नीचे आके क्या कर दिया, डिवाइड में था, नीचे आके क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस बाकी एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ बाहर आ गया, कैंसिल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, हाँ जी, तो क्या रह गया, बचा कुचा सारा हमने, क्या रह गया, बचा हुआ हमने सारा यहाँ लिख दिया। ये आ गई। अब हम आई को अगर 90 पुट कर दें, एंगल आई को 90 पुट कर दें, तो साइन आई, इसको साइन 90 लिखेंगे जो कि आपका 1 होता है, कोस आई कोस 90 लिखेंगे जो आपका 0 होता है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू टी साइन आई था, ये वाली देखो एक्सप्रेशन, है ना, इसकी जगह t साइन 90, हमें पता साइन 90 की वैल्यू होती है 1, t इंटू 1। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।